नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने एमपी की। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। छिंदवाड़ा में प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसियों ने एसडीएम से बदसलूकी की। कांग्रेस नेता बंटी पटेल पर एसडीएम के मुंह पर कालिख पोतने का आरोप लगा है। पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह और कांग्रेस के युवा नेता बंटी पटेल के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने चौरई में एसडीएम कार्यालय पर प्रदर्शन किया। बाढ़ से हुई बर्बादी का जल्द मुआवजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन कांग्रेस कार्यकर्ता कर रहे थे और इस दौरान जब एसडीएम ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे तो उन्हें बातचीत में उलझाकर कालिख पोत दी, जिसके बाद प्रशासन ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, लेकिन वो भी सही से नहीं चला और कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। बाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को 9 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने कहा कि कमलनाथ का इलाका होने की वजह से जिले के किसानों के साथ सरकार सौतेला व्यवहार कर रही है। 2 तस्वीरें सामने आई है। कांग्रेसियों ने एसडीएम के चेहरे पर कालिख पोती। एसडीएम कार्यालय का घेराव कर रहे थे ये कांग्रेस के कार्यकर्ता, और जैसे ही बातचीत करने के लिए एसडीएम इन कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास पहुंचे, ज्ञापन लेने के लिए पहुंचे, बातों में उलझाकर इन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम के मुंह पर कालिख पोत दी। हालांकि पुलिस प्रशासन यहां पर मौजूद रहा और पुलिस सुरक्षा के बीच कांग्रेस कार्यकर्ता बेकाबू हो गए। हालांकि वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वो भी ठीक से नहीं चला, तो उसके बाद और भी ज्यादा अनियंत्रित ये भीड़ होती हुई नजर आई। उज्जैन में हेलीपैड पर बीजेपी नेता और पुलिस के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। घटना उस वक्त की है जब सीएम शिवराज सिंह हेलीपैड पर पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता सीएम शिवराज सिंह से मिलना चाहता था, लेकिन लिस्ट में उनका नाम शामिल नहीं था। लिहाजा पुलिस ने जैसे ही बीजेपी नेता को रोका तो वो पुलिस से भिड़ गया, जिसके बाद पुलिस जवानों ने आरोपी बीजेपी नेता को पकड़कर मौके से हटाया और अपने साथ ले गए। मध्य प्रदेश में उपचुनावों से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा। सुर्खी से बीजेपी की पूर्व विधायक पारुल साहू आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उन्हें एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने सदस्यता दिलाई और इस मौके पर कमलनाथ ने प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और पारुल साहू का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश के हालात को देखते हुए पारुल साहू ने आज कांग्रेस का हाथ थाम लिया। कमलनाथ ने सीएम शिवराज सिंह पर कहा कि वो जेब में नारियल लेकर चलते हैं, जहां मौका मिलता है फोड़ देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि एमपी का नाम आज बिकाऊ प्रदेश हो गया है। कमलनाथ ने उपचुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि बीजेपी को समझ लेना चाहिए कि नेता बिक सकते हैं, जनता नहीं। उधर पारुल साहू ने कहा कि सुर्खी की जनता के लिए उन्होंने कांग्रेस का दामन थामा है। खबर है कि कांग्रेस पारुल साहू को सुर्खी से प्रत्याशी बना सकती है। उधर बीजेपी की तरफ से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत संभावित प्रत्याशी हैं। अगर इन दोनों के नाम पर मुहर लगती है तो ये सीट सबसे रोमांचित करने वाली होगी, क्योंकि 2013 में ये दोनों ही प्रत्याशी आमने सामने थे और उस समय पारुल साहू ने गोविंद सिंह राजपूत को महज 141 वोटों से हरा दिया था। लेकिन आगे जाकर जब बीजेपी ने पारुल साहू का टिकट काटा और सुधीर यादव को सुर्खी से मैदान में उतारा, बताया जाता है कि तभी से पारुल बीजेपी आलाकमान से खफा चल रही थी और इसके बाद से जब सिंधिया गुट बीजेपी में शामिल हुआ तो पारुल साहू को अपना राजनीतिक भविष्य खतरे में नजर आ रहा था और यही वजह है कि वो अब बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई है। मुझे बहुत खुशी होती है कि पारुल साहू जी ने प्रदेश की तस्वीर देखते हुए, सच्चाई पहचानते हुए आज कांग्रेस में प्रवेश किया है। एक प्रकार की इनकी घर वापसी है। शिवराज जी तो अपने जेब में नारियल लेके चलते हैं, जहां मौका मिलेगा नारियल फोड़ देंगे। कितना कलंकित हुआ हमारा प्रदेश। एक बिकाऊ सरकार, एक सौदे की सरकार, एक बोली की सरकार बन गई। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता ये चाहती है कि मैं उनकी आवाज बनूं और अहंकार और डर के खिलाफ आज मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रही हूं और वो चाहते हैं कि अहंकार और डर के खिलाफ मैं उनकी लड़ाई लड़ूं। इतने ही कहूँगी। और मेरी ये घर वापसी है और मैं अपने परिवार में वापस आ रही हूँ और इसकी मुझे बहुत खुशी है।
साहू एक दिग्गज नेता मानी जाती हैं और जिस तरह से हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। और सुर्खी में 2013 में चुनाव जीती थी और उन्होंने अपने प्रतिनिधि गोविंद राजपूत को हराया था और 18 में उन्होंने ऐलान किया था चुनाव नहीं लड़ेंगी। अब वापस से कांग्रेस में परिवार में लौटी है। पारुल जी, आप बताएं कि अब क्या रणनीति होगी आपकी? मैंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस बार की लड़ाई जनता लड़ेगी, जनता से कुछ छुपा नहीं है। और इस बार मैं अगर घर वापसी कर रही हूँ तो जनता के आग्रह पे कर रही हूँ, क्योंकि 2013 में जब मैं लड़ी थी तब मैं जनता के लिए नहीं थी। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र ने मुझे अपनी बिटिया माना और मुझे विजय बनाया। अभी जो क्षेत्र में डर और अहंकार की राजनीति चल रही है, जनता ने आग्रह किया, मेरे परिवार ने आग्रह किया कि अगर इस बार आप खड़ी नहीं होंगी तो हमारा बल टूट जाएगा। तो मैं जिस तरह से 2013 में जनता मेरे लिए खड़ी थी, इस बार मैं जनता के लिए अपने परिवार में वापस। क्या कारण थी कि 2018 में आपने ऐलान किया था कि आप चुनाव नहीं लड़ेंगी? क्या वजह थी? क्या पार्टी का नेताओं का अंतर के था, दबाव था या कोई और वजह थी? मतलब मुझे लगता है मीडिया को उस समय सब जानकारी थी, मुझसे बेहतर आप सब नहीं। दर्शक हमारे जानना चाहते हैं, आप थोड़ा बता देंगे। अब तो क्या पार्टी बदल चुकी है? 2018 का कारण क्या था? क्यों इस विषय में मैं कुछ नहीं कहूँगी। 2018 में मैंने पहले भी कहा है, ये इस बार स्वाभिमान की लड़ाई है, जनता के हित की लड़ाई है। मैं केवल उनके लिए इधर आई हूँ। तो स्वाभिमान 2018 में क्यों नहीं जागा आपका? मतलब जाके अब जाग रहा है 15 महीने बाद। जब से तो 18 में भी स्वाभिमान जा सकता था। जनता की लड़ाई तब भी थी, जनता वही है, विधानसभा वही। तो अब लड़ रही हैं आप 15 आप फील्ड में जाइए, जो 5 साल में मैंने काम किया है जनता के लिए, वो उनसे पूछिए, वो बेहतर जवाब देंगे। इस बार जो उनका निर्णय है वो मैंने लिया है, बस इतना ही कहूँगी। थैंक यू। पारुल साहू के कांग्रेस में शामिल होने के मुद्दे पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मंत्री विश्वास सारंग का कहना है कि चुनाव में मौके तलाश कर रास्ता बदलने को जनता स्वीकार नहीं करती। इस बार भी लोग इसे स्वीकार नहीं करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के ऐलान से पहले से ही बीजेपी में घमासान छिड़ता नजर आ रहा है। जौरा सीट से इस बार भी टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे सूबेदार सिंह राजौदा के खिलाफ क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं ने विरोध की आवाज बुलंद कर ली है। बड़ी संख्या में जौरा के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भोपाल में बीजेपी कार्यालय पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से मुलाकात की और इस दौरान कार्यकर्ताओं ने दो टूक कहा कि पार्टी क्षेत्र में सर्वे कराकर किसी भी समाज के शख्स को टिकट दे दे, लेकिन 2018 के चुनाव में हार का सामना कर चुके सूबेदार सिंह राजौदा को टिकट ना दी जाए, क्योंकि सूबेदार सिंह और उनका बेटा अवैध खनन में शामिल है। हमारी बात हमने अपनी प्लेटफार्म पर पार्टी मंच पर रखी है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी ने हमको गंभीरता से सुना है, हमारे क्षेत्र की समस्याओं के बारे में भी सुना है और उचित प्लेटफार्म पर हमारी बात रखने का हमें आश्वासन दिया है और हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश नेतृत्व जौरा क्षेत्र की जनता के साथ उचित निर्णय करेगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र में व्यवस्था है, वो अपने प्रदेश अध्यक्ष को अपनी बात कह सकते हैं। उन्होंने अपनी बात कही है, मैंने उनकी बात सुनी है। तो संगठन में जो हमारी व्यवस्था है ना, आपको कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए तो नहीं कोई दिख रहा ना। अच्छे लोग हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो जिंदगी भर से भारतीय जनता पार्टी का वहां जोरा के अंदर जिसको सींच करके खड़ा कर रहे हैं, किया है उन्होंने, तो उनको अधिकार है अपनी बात कहने का, मैंने सुना है। बाकी चीजें जो निर्णय पार्टी करती है उस पर सभी कार्यकर्ता अपने काम पर लगते हैं। एक तरफ जहां कमलनाथ ग्वालियर में रोड शो कर रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता युवा मोर्चा भी विरोध में सड़क पर जोरदार प्रदर्शन कर रहा है। पूर्व सीएम कमलनाथ के दौरे के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पड़ाव चौराहे पर हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस की 15 महीने की सरकार पर जनता के साथ किए गए वादों को याद दिलाया और कहा है कि कमलनाथ पर तंज कसते हुए सवाल किया कि 15 महीने क्यों ग्वालियर की याद नहीं आई। तो कमलनाथ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे बीजेवाईएम कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। ये सभी पड़ाव चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे थे। ग्वालियर दौरे पर हैं अभी पूर्व सीएम कमलनाथ। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कमलनाथ के खिलाफ बीजेवाईएम कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और जब भीड़ बेकाबू हो गई तो पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया
आपको बता दें कि कमलनाथ ग्वालियर दौरे पर हैं। रोड शो उनका एक तरफ चल रहा था तो दूसरी तरफ बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे। वहीं कमलनाथ के ग्वालियर दौरे को बीजेपी ने फ्लॉप शो कहा है। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि ग्वालियर में कमलनाथ के मेगा शो का दावा फुस हो गया। वीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने कमलनाथ का ग्वालियर दौरा फ्लॉप करवाया है। कमलनाथ को चुनाव में चलता कर दिग्विजय सिंह खुद मध्य प्रदेश पर राज करना चाहते हैं। आपने उन लोगों को, जनता ने जो समर्थन दिया था, जनमत का आज ये शब्द उपयोग करके आपने बड़ा अपमान किया है। ग्वालियर चंबल की जनता ये खुददारों को पसंद करती है, गद्दारों को नहीं। कमलनाथ जी, इसका हिसाब किताब ग्वालियर की जनता का जो अपमान किया है वो आपसे जवाब जरूर इस चुनाव के अंदर देगी। भारतीय जनता पार्टी केवल नारा नहीं देती, केवल नारियल नहीं फोड़ती, नारियल फोड़ती है कमलनाथ जी। तो उस वादे को भी पूरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है। शिवराज सिंह चौहान तो इसके उदाहरण है देश के अंदर। भोपाल से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें। धोखाधड़ी मामले में प्यारे मियां की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी प्यारे मियां की पत्नी बद्रुनिशा गिरफ्तार की गई है। थाना श्यामला हिल्स पुलिस ने कोहे फिजा से गिरफ्तारी की है। अंसार सोसाइटी में धोखाधड़ी के मामले में बद्रुनिशा आरोपी है। प्यारे मियां ने फर्जी सोसाइटी बनाकर मोबाइल टावर लगवाया था। प्यारे मियां की दोनों पत्नियों के खाते में टावर का पैसा जाता था। दूसरी पत्नी तनवीर फातिमा और बेटा शाहनवाज खान है जो कि अभी फरार बताए जा रहे हैं। दोनों फरार आरोपियों पर पुलिस ने इनाम भी घोषित किया है। फिलहाल आपको बता दें कि एक पत्नी बद्रुनिशा को गिरफ्तार पुलिस ने किया है। प्यारे मियां की दोनों पत्नियों के खाते में टावर का पैसा जाता था। दूसरी पत्नी और बेटा अभी फरार है। ज्यादा जानकारी के साथ उसी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और अब प्यारे मियां की एक पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, अंचल अपार्टमेंट में जिस बिल्डिंग पर अपने नाम की सोसाइटी अलग से बनाकर उस पर मोबाइल टावर लगा दिया गया था और इस मामले में शिकायत की गई थी, इस मसले पर प्यारे मियां के साथ में उनकी दोनों पत्नी और बेटा भी आरोपी है। और आरोप यह है कि टावर के लगाकर जो पैसा वसूली की जाती थी उसमें बैंक खातों के लिए प्यारे मियां और उनकी दोनों पत्नियों का जॉइंट अकाउंट का इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए आरोपी उनको भी बनाया गया है। इसमें अभी एक गिरफ्तारी हो गई है। उनकी पहली पत्नी बद्रुनिशा गिरफ्तार हो गई है, लेकिन दूसरी पत्नी और बेटा ये अभी फरार चल रहे हैं। पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों पर इनाम घोषित किया हुआ है। संदीप, अब एक पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, किस तरह से अभी कार्रवाई की जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ रही है? देखिए, पुलिस ने काफी दिनों से तलाश कर रही थी दोनों ही पत्नी और बेटे की, लेकिन आज सुराग मिला कि कोहे फिजा स्थित एक घर में पहली पत्नी मौजूद है। जी। पुलिस को उम्मीद थी कि तीनों आरोपी एक साथ में मिल सकते हैं, लेकिन उसमें एक मिल गई हैं, दूसरे अभी फरार हैं। कागजी तौर पर अब इनसे पूछा जाएगा कि इस पैसे का इस्तेमाल क्यों, और जो इलीगल टावर लगाया गया था अपने रसूख का इस्तेमाल करके, वो आखिर क्यों किया गया। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश सरकार ने आज प्रदेश के किसानों को बड़ा तोहफा दिया है। आज किसानों को फसल बीमा योजना की राशि मिल गई। उज्जैन में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने क्लिक के जरिए 22,51,000 से ज्यादा किसानों के खाते में 4,866 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री कमल पटेल और कई वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए और इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने हितग्राहियों से संवाद किया। लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को किसी भी तरह की समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर लोगों को धोखा देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सभी किसानों के कर्ज माफ नहीं किए गए हैं। शिवराज सिंह ने कोरोना को लेकर कहा कि सरकार इस तरह से हर तरह से लोगों को सुविधाएं मुहैया कराने में लगी हुई है। एक योजना हम बना रहे, एक जिला एक पहचान। जैसे मालवा के इस इलाके में हम देखें तो संतरा कई जिलों की पहचान है, कहीं अंगूर है, कहीं संतरा है, कहीं मिर्ची है, कहीं लहसुन है, कहीं आलू है, कहीं धनिया है, कहीं केला है, अलग अलग चीजें, कहीं सोयाबीन है। एक जिला एक पहचान, ऐसी फसल चिन्हित करके उस जिले की पहचान के रूप में स्थापित करके और फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से उसको देश और दुनिया में स्थापित करने का हम प्रयास करेंगे। हमारे सरबती गेहूं, पिपरिया और गाडरवारा तुअर, कालीबूट चावल, जीरा शक्कर चावल, चिन्नौर धान, इनको जीआई टैग दिलवा के रहेंगे और मध्य प्रदेश को बासमती टैग मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। प्रधानमंत्री जी किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या बिगड़ता था?
पुरानी सरकार का यहाँ की केवल 45 लाख के आसपास लोगों को किसान सम्मान निधि मिलती थी। हमने युद्ध स्तर पर बढ़ा के उसको 77 लाख किसानों तक पहुंचा दिया है। अब देने वाले प्रधानमंत्री को लेने में क्या दिक्कत है? लेकिन बाहर भी दिक्कत थी, पीएम के नाम पे किसानों को ना मिल जाए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज एक क्लिक के जरिए किसानों के खाते में फसल बीमा की राशि ट्रांसफर की और बैंक उस राशि में से कर्ज की वसूली करेंगे। भोपाल कमिश्नर कविंद्र किवायत ने संभाग के सभी कलेक्टर्स और जिला सहकारी बैंकों के सीईओ को पत्र लिखा है, जिसमें लिखा गया है कि प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के ऋण बकाये वाले किसानों के खाते में उस ऋण की वसूली फसल बीमा की राशि से की जाए। पत्र में सिंगल क्लिक के जरिए किसानों के खाते में पैसे ट्रांसफर किए जाने का भी जिक्र है। किसानों की फसल बीमा राशि से कर्ज वसूली करने के निर्देश पर पूर्व मंत्री सचिन यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट के समय किसानों की मदद करने की बजाय सरकार उन्हें लूट रही है। मैं प्रदेश सरकार से ये निवेदन करता हूं कि इस निर्णय और फैसले को तत्काल वापस लें और हमारे किसान साथियों को इस संकट की घड़ी में उनको जितनी ज्यादा से ज्यादा मदद पहुंचाई जा सके उस मदद को पहुंचाने का काम किया जाए। शिवराज सरकार ने एक बार फिर कर्ज लिया है। बताया जा रहा है कि सरकार ने 10 दिन में दूसरी बार 1000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है। जानकारी के मुताबिक कोरोना संकट के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। प्रदेश में विकास कार्यों में दिक्कत आ रही है और इसे देखते हुए केंद्र ने प्रदेश सरकार को करीब 14,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज लेने की सशर्त इजाजत दी है और सरकार एक बार फिर 1000 करोड़ का कर्ज लिया है और इस वित्त वर्ष में प्रदेश सरकार ने करीब 7,500 करोड़ रुपए का कर्ज ले चुकी है। कोरोना काल में दुर्गा महोत्सव को लेकर गृह विभाग ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी है। कलेक्टर को जारी किए गए दिशा निर्देशों के तहत सार्वजनिक स्थानों पर 6 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित हो सकेंगी और इसके अलावा 10 फीट चौड़ा और 10 फीट लंबा पंडाल लगाए जा सकेंगे। लेकिन आयोजनों में 100 से ज्यादा लोगों को शामिल होने की अनुमति नहीं होगी। कोरोना संकट के चलते ना तो गरबा का आयोजन होगा और ना ही रैलियां निकाली जा सकेंगी। इसके साथ ही मूर्ति विसर्जन के लिए भी 10 से ज्यादा लोग नहीं जा सकेंगे। और अब बात खबर के असर की। रतलाम के जावरा में अवैध कॉलोनीज में अनियमितता और धांधली के मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। प्रशासन ने पूरे मामले में 10 अवैध कॉलोनी के 8 कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस से जांच के बाद जल्द ही गिरफ्तारी भी हो सकती है। जी मीडिया ने अवैध कॉलोनियों के कॉलोनाइजर की धांधली की खबर भी दिखाई थी और इसके बाद अब ये बड़ी कार्रवाई हुई है। बता दें कि बिना अनुमति और गलत तरीके से कॉलोनी काटने, डेवलपमेंट पूरे नहीं करने के मामले में कलेक्टर और एसडीएम के आदेश पर सिटी और आईए थाना पुलिस ने 10 कॉलोनियों के 8 कॉलोनाइजरों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। सभी को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। अगर सबूत मिलते हैं तो गिरफ्तारी भी की जाएगी। बताया जा रहा है कि जिन कॉलोनाइजरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कुछ बीजेपी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। ऐसे में अब ये मामला हाई प्रोफाइल होता जा रहा है। कॉलोनाइजर एक्ट और इसके अलावा 420 आईपीसी की धारा लगी है, तो इसमें अभी 2 दिन हुए हैं मामला कायम हुए। पुलिस से कुछ दस्तावेज मिल गए हैं। पुलिस कुछ दस्तावेज की तलाश आज कर रही है। पुलिस ने कुछ एक मामलों में जिनके पास लोगों ने क्लेम किया कि हमारे पास डाइवर्जन है, हमारे पास अनुमति है, हमारे पास लाइसेंस है, तो पुलिस ने उनको 1 दिन का अवसर दिया है। उन्होंने ये अपने उत्तर में कहा है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट्स और चीज़ें हैं, उनको हम लोग आज सुन लेंगे। उसके बाद जो भी निर्णय होगा उसमें किया जाएगा। पाकिस्तान की जेल में बंद रीवा का अनिल साकेत आज अपने घर लौट सकता है। जानकारी मिली है कि भारत सरकार के प्रयास के बाद अनिल को पाकिस्तान से मुक्त करा लिया गया है, जिसके बाद आज अनिल घर लौट सकता है। इसके लिए प्रशासन ने स्वागत की तैयारियां भी की है। दरअसल अंकित साकेत करीब 5 साल पहले घर से अचानक गायब हो गया था। उसकी मानसिक स्थिति खराब थी। परिजनों ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला। पिछले साल जून में खबर मिली कि अनिल पिछले 3 साल से लाहौर की जेल में बंद है। ऐसे में भारत ने उसे छुड़ाने की योजना बनानी शुरू कर दी और अब जाकर अनिल घर लौट रहा है। हालांकि अभी ये नहीं पता चल सका है कि आखिर अनिल रीवा से कैसे सीमा पार करके पाकिस्तान पहुंच गया था।